Hello everyone. हेलो, मेरी आवाज सुनाई दे रही है? आई नीड सम मोबाइल टू सी कि कुछ चैट में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। हेलो, अच्छा आवाज नहीं आ रही है। ओके, थैंक यू बताने के लिए। आवाज आ रही है? Sorry for the delay. दो मिनट रुकते हैं, सब लोग अभी ज्वाइन कर रहे हैं। सॉरी, कुछ टेक्निकल इश्यूज की वजह से थोड़ा सा लेट हो गए। सो ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते हुए स्टार्ट। सो हेलो एवरीवन, आई एम डॉक्टर पुष्पा जैन, होम्योपैथिक कंसल्टेंट। मैं थैंक यू बोलती हूँ मेवाड़ सखी को, जिन्होंने मुझे इनवाइट किया इस प्लेटफॉर्म पे, ताकि मैं आप जैसी ब्यूटीफुल लेडीज़ के साथ कनेक्ट कर सकूँ। सो थैंक यू सो मच मेवाड़ सखी। So, all ladies ready? Let's start with the session. किसी ने खूब कहा है कि women are the real architect of the society, which means that महिलाएं समाज की असल शिल्पकार हैं, पावर हाउस है, ऑलरेडी एम्पावर्ड है, जिसे एक्स्ट्रा एम्पावरमेंट की ज़रूरत नहीं है। पर कभी कभी कैसा होता है कि थोड़ी सी याद दिलाने की ज़रूरत पड़ जाती है, और इस पावर हाउस को इतनी सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ लेनी होती है, क्योंकि दे आर द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ द फैमिली। तो उसे हेल्दी रहना भी बहुत ज़रूरी है, राइट? ओके, सो मैं आज आप लोगों के साथ में हूँ ताकि हम इसी के ऊपर थोड़ी सी डिस्कशन कर सकें, और कैसे अपने आप को फिट रखना है, कैसे हेल्दी रखना है, एक हेल्थ की छोटी सी जर्नी के ऊपर हम चलेंगे। ओके लेडीज़, मुझे आपसे सवाल है, क्योंकि हम इतनी हेल्थ की बात कर रहे हैं, डिस्कस कर रहे हैं, तो हेल्थ एक्चुअली होती क्या है? कोई मुझे कुछ चैट बॉक्स में बता सकता है कि आप लोग हेल्थ यानी क्या समझते हैं? एनीवन जो आपको लगता है, आप समझते हो, तो जस्ट वर्ड, 2 वर्ड्स, 3 वर्ड्स में आप बताइए कि आपके हिसाब से हेल्थ क्या होती है। ओके, हेल्थ जनरल अंडरस्टैंडिंग सबकी यही होती है कि
जो फिट है फिजिकली, जिसके शरीर में कोई बीमारी नहीं है, उसका मतलब होता है कि वो पर्सन एकदम फिट है, हेल्दी है। तो इज इट रियली ट्रू? लेट्स सी कि WHO हेल्थ के बारे में क्या बताता है। हेल्थ इज अ स्टेट ऑफ कंप्लीट फिजिकल, मेंटल एंड सोशल वेलबींग। इसका मतलब है कि इट्स अ स्टेट जहाँ पर हमारी शारीरिक, मानसिक और सामाजिक तीनों वेलबींग मौजूद है। यानी सिर्फ फिजिकल फिटनेस काफ़ी नहीं है, राइट? खाली एक्टिव रहना और खाली फिजिकल फिटनेस नहीं, इट इज़ अ कंप्लीट पैकेज ऑफ ऑल थ्री। खाली फिजिकल से काम नहीं होगा, मेंटली और सोशली वेलबींग भी बहुत बहुत ज़रूरी है। तो चलो इसको समझते हैं कुछ एग्जाम्पल्स के साथ में। एक पर्सन है, बॉडी बिल्डर है, एकदम मस्त हट्टा कट्टा, 6 पैक्स, राइट? और डाइट वाइट की फुल केयर, अच्छा खाना, सैलड्स खाना, ड्राई फ्रूट्स खाना, फ्रूट्स खाना, टाइम टू टाइम खाना, कोई ऑयली नहीं। लेकिन एक छोटी सी प्रॉब्लम है कि उसे बहुत गुस्सा आता है। इतना गुस्सा आता है कि चीज़ों को इधर उधर फेंक दी, तोड़फोड़ कर दी, किसी को 2 घूंसे लगा दिए। डू यू थिंक ही इज हेल्दी? फिजिकली बहुत फिट है वो, दो जन को एक साथ में वो मार सकता है, लेकिन इतना गुस्सा कि वो तोड़फोड़ कर दे। डू यू थिंक कि वो बंदा हेल्दी है कंप्लीटली? डेफिनेटली नॉट। चलो हम लेडीज के साथ में डिस्कस कर रहे हैं, तो आपकी लाइफ से एक सिचुएशंस को उठाते हैं। आप सब यहाँ पे जो मौजूद हैं वो काफ़ी सारी मदर्स हैं, काफ़ी सारे बहुत केयरिंग हैं, अपने बच्चों को खुद पढ़ाती भी हैं, ट्यूशन में नहीं डालती हैं, राइट? तो बच्चों की जब एग्ज़ाम्स आती है तो बहुत सी मदर ऐसे लगता है कि उनकी खुद की एग्ज़ाम्स आ गई है। बच्चे ने ये नहीं पढ़ा, बच्चे ने वो नहीं पढ़ा, और इतना स्ट्रेस कि वो बच्चा घबरा जाता है कि भाई मम्मी एग्ज़ाम मेरी है, आपकी नहीं है। सो मच ऑफ एंजाइटी, सो मच ऑफ पैनिक। डू यू थिंक दो मदर इज सो फिट कि वो सारे घर को संभाल रही है, बच्चे को संभाल रही है, लेकिन वो फिट है? आप लोग खुद एक्सपीरियंस करते होंगे, बहुत सारी मम्मियाँ जो ये चीज़ के साथ गुजरती हैं। सो डेफिनेटली नहीं। खाली फिजिकल फिटनेस या आप सारे काम कर पा रहे हो, आपको कोई फीवर नहीं आ रहा है या कोल्ड कफ नहीं हो रहा है, लेकिन आप मेंटली पीस में नहीं हो, तो डेफिनेटली यू आर नॉट हेल्दी ना। ये तो एक छोटी छोटी डेली रूटीन की बात हो गई है। हम सोशल लेवल पे कैसे समझेंगे ना कि भाई सोशल लेवल पे क्या है ऐसा जो जिससे इंसान फिट नहीं है, ऐसा लगता है। तो आपके फैमिली का कोई जैसे मेंबर हुआ, एवरीथिंग इज डूइंग फाइन, काम है, माइल्ड है, बहुत केयरिंग है, फिजिकली भी बहुत फिट है, कोई तकलीफ नहीं हो रही है, लेकिन थोड़ा सा उदास रहता है, सबके साथ बैठना पसंद नहीं करता है, कोई सोशल इवेंट जाना पसंद नहीं करता, पूछो उतना जवाब देके छोड़ देता है, कमरे में अलग जाके बैठता है। तो गाइस, यू रियली कैन एक्सेप्ट दिस? कैन यू अंडरस्टैंड? कैन यू टेक इट एज ए कि हाँ ये बंदा परफेक्ट है, कंप्लीटली हेल्दी है? आई एम श्योर आप खुद उसके लिए चिंता करेंगे कि इसके साथ क्या हो रहा है। यस, सो हेल्दी होने के लिए सिर्फ
शरीर नहीं, मन और हमारे सामाजिक व्यवहार, सोशल वेलबींग भी बहुत बहुत ज़रूरी है। तभी हम कंप्लीट हार्मनी में, कंप्लीट बैलेंस में रह सकते हैं। आई थिंक आप लोगों को अगर कोई भी एस्पेक्ट नहीं क्लियर हो रहा है, कोई भी चीज़ में कोई सवाल है, तो आप डेफिनेटली चैट बॉक्स में डाल सकते हैं। एंड इफ़ यू ऑल अग्री विथ मी, सो प्लीज़ पुट येस ऑल्सो, येस और नो ऑल्सो। अगर आपको लगता है कि नहीं, मैं जो बता रही हूँ वो नहीं बराबर है, तो आप नो भी डाल सकते हो। ओके, एवरीबडी इज नॉट बॉर्न विथ अनहेल्दी बॉडी, या शुरू से बीमार होके नहीं आता है, बट इट कम्स ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम कि चीज़ें चेंजेस आने लगते हैं। तो व्हाट डू यू थिंक कि क्या ऐसी चीज़ है जो ये बैलेंस को डिस्टर्ब कर लेती है और हम एक हेल्दी स्टेट से डिस्ट्रैक्ट होने लगते हैं, हमारी ट्रेन उस नॉर्मल ट्रैक से डिरेल हो जाती है। सो व्हाट हैपेंस, यू नो, कोई मुझे कुछ आंसर्स दे सकता है इसके बारे में कि क्या चीज़ ऐसी होती होगी जो इस गाड़ी को डिरेल कर देती है, अपने ट्रैक से हटा देती है। Yes, any guesses? Any reply? Okay. So guys, बहुत कॉमन वर्ड है जो हम लोग बहुत ही कॉमनली यूज करते हैं। इतना फ्रीक्वेंट यूज होता है कि आई थिंक छोटे से 5 साल का बच्चा भी इस शब्द को बहुत फ्रीक्वेंटली यूज करता है। दैट्स ट्रू। इट्स स्ट्रेस। स्ट्रेस, यू नो, सुनते ही स्ट्रेस आने लगता है कि अरे बाप रे, ये क्या चीज़ है। तो लेडीज, ऐसा ज़रूरी नहीं कि स्ट्रेस को सुनते हमको ऐसे लगता है कि बहुत बड़ी कोई चीज़ आ गई है और बहुत बड़ा अगर कोई प्रॉब्लम हो गया है तो ही वो स्ट्रेस है। अगर किचन में आज डेली रूटीन में हमारी मेड भी नहीं आती, एक दिन की छुट्टी कर लेती है, या अचानक उसने कर दिया कि भाभी आज मैं नहीं आने वाली हूँ, तो कितना स्ट्रेस हो जाता है। हम एक दूसरे के ऊपर अरे बाप रे, ये करना पड़ेगा, वो करना पड़ेगा, थोड़े इरिटेबल भी हो जाते हैं, बच्चों पे गुस्सा कर देते हैं, राइट। तो स्ट्रेस कैन बी डेली रूटीन इश्यूज भी हो सकते हैं कि आज ये काम नहीं हुआ, ये काम टाइम पे नहीं हुआ, बाहर जाना है, किटी में जाना है, या किसी ने क्या सुन दिया, एज बिग एज कि आपका कोई बड़ा लॉस हो गया, या कोई डेथ हो गई फैमिली में, कोई बड़े इश्यूज आ गए। सो इट्स नॉट नेसेसरी टू बी वेरी बिग थिंग, बट इट कैन बी अ स्मॉल डेली थिंग ऑल्सो, राइट। आप लोगों को क्या स्ट्रेस लगता है? कैन यू सजेस्ट एनीथिंग? आपके लाइफ में आपके लिए क्या स्ट्रेस है? एनी सजेशंस, एनी गेस वर्क्स? डेली रूटीन में सबके होता है ना, कभी बच्चों का होता है, कभी परिवार से होता है, कहीं पहुंचने का होता है। सो राइट। और ये छोटी छोटी चीज़ें बिल्डअप होकर हमको धीरे धीरे डिस्टर्ब करने लगती हैं, हमारे इमोशंस डिस्टर्ब होने लगते हैं और हम एक फिक्स्ड बिलीव में जीने लगते हैं। somebody saying studies, right? तो it can be anything, कुछ भी हो सकता है, right? तो मैं बहुत डेली रूटीन का एक एग्जाम्पल आपके साथ शेयर करती हूँ कि कैसे स्ट्रेस हमारी लाइफ पर हावी होता है, कैसे हम छोटी छोटी चीज़ों से उसको एक बड़ा सा रूप दे देते हैं। सो मान लीजिए आपको बहुत सर में दर्द हो रहा है आज, और इतना दर्द हो रहा है कि मेडिसिन खाने के बाद में भी रिलीफ नहीं आ रहा है। कैसी तरह आपने बड़ी मुश्किल से मैनेज करके आपका
डिनर विनर आपने बना लिया, सब कुछ रेडी कर लिया, और शाम को आपके हस्बैंड घर पे आते हैं, उन्होंने वॉक इन किया, खाना खाया, थोड़ी टीवी देखी और जाके सो गए। आपके सर की बंधी हुई पट्टी भी उनको नज़र नहीं आई, बस वो अपने ही में खोए रहे और जाकर सो गए। आपको एक बार नहीं पूछा कि भाई आपको क्या हुआ है। नाउ इमेजिन क्या हाल होगा आपका। कैसा हस्बैंड है, पूछा भी नहीं मुझे, इतनी मुश्किल से मैंने ये सब काम किया, इतना मैं इनकी तबीयत खराब होती है तो केयर करती हूँ, आज मुझे प्रॉब्लम हो रही है तो मुझे पूछा तक नहीं। एंड द थॉट स्टार्ट बिल्डिंग अप। धीरे 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 मम्मी को कॉल करके बोला, अरे भाई ये तो मुझे केयर ही नहीं करते, फ्रेंड्स को कॉल किया, सिस्टर को कॉल किया, राइट। तो कितना चीज़। और अगर बाय चांस ये इंसिडेंट्स रिपीट हो गए या कोई नया ऐसा ही सिचुएशन आ गया जहाँ पे उन्होंने आपको इग्नोर कर दिया या आपकी तरफ ध्यान नहीं दिया, तो आपके लिए वो चीज़ कितनी बड़ी हो जाती है। वो सिचुएशन आपके बिलीफ सिस्टम में सेट हो जाती है। आप उसके ऊपर एक बिलीफ आपके माइंड में सेट हो जाती है कि ये मुझसे प्यार करते ही नहीं है, मेरी केयर करते ही नहीं है, मैं कितना भी काम कर दूं इनके लिए पर ये तो ऐसे ही है। एंड फिर वो स्ट्रेस बिल्डअप होता रहता है और एक टाइम ऐसा आता है कि वो बिना कारण भी आपके दिमाग में चलने लगता है और आप फिर उसी सोच के साथ हर काम करते हैं। फिर धीरे धीरे आप एक सिकनेस की तरफ, डिजीज की तरफ जाते हैं जहाँ पे डायबिटीज़ है, ब्लड प्रेशर है, आर्थराइटिस है, कोई हार्मोनल डिस्टर्बेंसेस है, लाइक एन नंबर है। आप किसी भी तरफ आपके बॉडी के हिसाब से आप उसकी तरफ प्रोग्रेस करने लगते हैं और बॉडी में एक प्रॉब्लम क्रिएट हो जाती है। बाय द टाइम आपको जैसे समझो ब्लड प्रेशर ही आ गया, तो बाय द टाइम आपको ब्लड प्रेशर आ जाता है तब तक तो आपको याद नहीं रहता है कि एक्चुअली उस वक्त हुआ क्या था। आपको लगता है अरे ये अचानक मुझे ब्लड प्रेशर का प्रॉब्लम कैसे आ गया, मैं तो खाने पीने का इतना ध्यान रखती हूँ, वॉकिंग भी करती हूँ, सब कुछ करती हूँ, बट बाय द टाइम हमको प्रॉब्लम स्टार्ट होती है, उसका बिगिनिंग जो होता है इट इज़ वे बिफोर, मतलब काफ़ी वक्त पहले उसके बीज रुक गए होते हैं, वो स्टार्ट हो गया होता है और हमको पता भी नहीं चलता कि कैसे हम वो स्टेट में आ गए। मतलब ये एक ऐसा एग्जाम्पल है। अगर यही इस सिचुएशन में हमने अगर थोड़ा सा अलग सोचा होता कि भाई हो सकता है कोई ऑफिस में बहुत बड़ा टेंशन होगा, ट्रैफिक हो गया, किसी के साथ लड़ाई हो गई होगी और नेक्स्ट डे हमने उनके साथ बैठ के बात की होगी कि आपने मुझे ध्यान भी नहीं दिया, आप कहाँ बिजी हो गए इतने, तो शायद आपको उसका जवाब वहाँ का वहाँ मिल जाता और आप भी संतुष्ट हो जाते और वो भी संतुष्ट हो जाते हैं। एट द सेम टाइम शायद वो नेक्स्ट टाइम थोड़ा केयरफुल रहते कि भाई अगर वाइफ को तकलीफ है तो थोड़ा सा पूछ लेंगे। तो कैसे एक सिचुएशन ने नेगेटिव थॉट जब क्रिएट किया तो हम डिजीज की तरफ पुश हो गए, और अगर वहीं पे हमने हमारे थॉट्स को पॉजिटिव रखा तो हम एक हेल्दी स्टेट में रहते हैं। तो नाउ आई थिंक यू कैन अंडरस्टैंड कि कैसे चीज़ें, छोटी छोटी चीज़ें भी कंपाइल होके जुड़ के एक बिलीफ सिस्टम बना के हमारे लिए प्रॉब्लम्स क्रिएट कर सकती है और हमको बीमारी की तरफ धकेल सकती है। और ये जो थॉट प्रोसेस चलता है जिसे हम स्ट्रेस कहते हैं, तो एक्चुअली करता क्या है, जब ये कंटिन्यूस बिल्डअप होता है धीरे धीरे, जो ये स्ट्रेस है, ये स्ट्रेस हमारी इम्यूनिटी को धीरे 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 वीकन करने लगता है, कमज़ोर करने लगता है। और जब इसके ऊपर एड ऑन इंजरीज, जैसे हम हथौड़ा मारते रहते हैं हर बार उस बिलीफ सिस्टम को स्ट्रॉन्ग करते जाते हैं, तो वो हमारी प्रॉब्लम्स बढ़ती जाती है, हमारी इम्यूनिटी वीक होने जाती है और हम
डिजीज़ की तरफ पुश होते जाते हैं, और एक टाइम जब आता है कि हम ऑलरेडी एक स्टैब्लिश बीमारी के अंदर आके फंस जाते हैं, फिर हम कोसने लगते हैं कि भाई इसकी वजह से हो गया या उसकी वजह से हो गया, बट एक्चुअल रीजन हम कभी समझ ही नहीं पाते हैं। सो आप यहाँ समझ सकते हैं कि कैसे कंप्लीट हेल्थ के लिए सिर्फ फिजिकल नहीं बल्कि साथ में मेंटल और सोशल वेलबींग अगर रहेगी तो आप कंप्लीट हार्मनी में रहोगे, और कंप्लीट हार्मनी में रहोगे तो फिट रहोगे। और यहाँ पर मैं बताना चाहूँगी कि होम्योपैथी जो है, होम्योपैथी का जो वर्किंग है, इसका फंडामेंटली यही है कि ये बेसिक कोर पर जाती है, ये आपके इम्बैलेंस पे काम करती है, और वहाँ जाके जब आपको हीलिंग देती है और आपको बैलेंस में लेके आती है, तो सिर्फ आप बैलेंस में ही नहीं आते हो और डिजीज भी निकल जाता है आपके शरीर से। दैट्स हाउ हम कहते हैं होम्योपैथी जड़ से काम करती है। तो उसका बेसिक रीज़न यही है कि जब दवाइयाँ मेडिसिन कोर में जाकर काम करती है, कोर लेवल पे बैलेंस लाके हीलिंग देती है, तो एक बार बीमारी जाने के बाद में वो कम्प्लीटली रिकवर होती है, बार बार रिपीटेडली सेम चीज़ नहीं आती है। एनी क्वेश्चंस, एनी डाउट्स लेडीज? कुछ और आपको डाउट है इस चीज़ में? ओके, सो दैट्स हाउ होम्योपैथी वर्क्स। एंड इसीलिए होम्योपैथी को बहुत ही जेंटल और बिना साइड इफ़ेक्ट वाला एक सिस्टम मेडिसिन का माना गया है, जो आपको सिर्फ डिजीज़ ही नहीं बल्कि मेंटल लेवल की पीस, सोशल वेलबींग भी देती है। ओके, सो विल गो फर्दर कि इसमें होम्योपैथी के बारे में, जैसे लोगों के बहुत सारे डाउट्स होते हैं, बहुत सारे धारणाएं बनी हुई हैं कि होम्योपैथी बहुत स्लो है, बहुत धीरे काम करती है। सो लेट्स सी कैसे ये ट्रू है या नहीं है। सो फॉर एग्जाम्पल, अगर आप हमारे पास में फीवर का पेशेंट आता है, हाई फीवर 103, 103, 4, तो क्या हम उसको 7 दिन 8 दिन तक वेट कर सकते हैं कि उसको 8 दिन तक दवाई लो और ठीक हो जाएगा? बिल्कुल नहीं। तो हमारे पास में ऐसे भी पेशेंट्स हैं जिनको विद इन 24 आवर्स भी हम लोग रिलीफ देके घर भेजते हैं। तो अगर वो स्लो है तो इतना फास्ट रिलीफ तो आ ही नहीं सकता। सो हाँ, कुछ इश्यूज होते हैं, कुछ प्रॉब्लम्स होती हैं। मोस्ट ऑफ द पेशेंट जब क्रॉनिक प्रॉब्लम्स के साथ में आते हैं तो नॉर्मली वो 4 से 5 डॉक्टर्स के पास ऑलरेडी जाके आए होते हैं, बहुत सारी मेडिसिन, स्टेरॉइड्स खाकर आते हैं। तो जब हमारे पास में आते हैं तो ऑलरेडी वो एक कॉम्प्लेक्स स्टेट में होते हैं, इतने उसमें ऑलरेडी साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं। तो जब होम्योपैथी की ट्रीटमेंट स्टार्ट होती है तो सबसे पहले वो इतनी कॉम्प्लेक्सिटीज़ को उनको अनफोल्ड करनी पड़ती है, लेयर्स रिकवर करने पड़ते हैं, उसके बाद में डिजीज़ पर कोर पे लेकर जाकर काम करना पड़ता है। तो बट उसके बावजूद भी 4-5 सालों में भी जो दूसरी मेडिसिन से ट्रीटमेंट नहीं मिल पाया है या जो रिलीफ नहीं मिल पाया है, उससे बेहतर कम से कम उससे आधे वक्त में उनको रिलीफ तो मिलता है, वो कम्प्लीटली रिकवर तो होते हैं। सो होम्योपैथी डेफिनेटली एकदम स्लो सिस्टम नहीं है। जहाँ पर ज़रूरत है वहाँ पर विद इन 24 आवर्स भी हम रिजल्ट्स देते हैं और रिकवर होता है पेशेंट वहाँ से। और बहुत क्रॉनिक एल है तो उसके हिसाब से
थोड़ा सा वक्त भी लगता है। देन दूसरा एक और मिथ है होम्योपैथी के बारे में कि होम्योपैथी में स्टेरॉइड्स यूज होते हैं। तो इसके लिए इसमें बहुत जल्दी कभी कभी रिजल्ट आ जाता है, या स्किन केसेस में स्टेरॉइड्स देते हैं, इसके लिए सारे इश्यूज जल्दी से सेटल हो जाते हैं। तो लेडीज, जो पेशेंट ऑलरेडी 4-5 डॉक्टर के पास जाके आया है और 4-5 लोगों के पास जाके आया और इतने सारे स्टेरॉइड्स खा के आया है, स्किन में मोस्ट ऑफ लाइन ऑफ ट्रीटमेंट स्टेरॉइड्स ही होती है, बहुत सारे क्रॉनिक प्रॉब्लम्स में स्टेरॉइड दी जाती है। तो अगर स्टेरॉइड से उसको ठीक होना होता तो वो पहले ही ठीक हो जाता, या फिर फार्मेसी से ही स्टेरॉइड्स खरीद के सब लोग ठीक हो जाते हैं। हमको अलग से स्टेरॉइड डालने की जरूरत होती ही नहीं। कोई ऐसा अलग से मैजिकल स्टेरॉइड्स तो हमारे पास में है नहीं कि भाई स्टेरॉइड्स दे दिया और वो ठीक हो गए। सो अगेन इट्स एन एब्सोल्युटली फॉल्स बिलीफ कि होम्योपैथी में स्टेरॉइड्स यूज होती है। इट इज प्योरली ऑन एनर्जी लेवल। मेडिसिन पूरी एनर्जी बेस पे काम करती है और डायनामिक लेवल पे काम करती है, कोर लेवल पे जाके काम करती है, इसीलिए उसका रिजल्ट भी वैसा ही आता है और उतना ही रिलीविंग होता है। ओके, नाउ थर्ड मिथ की तीसरी धारणा ये है कि क्या हम इसको एलोपैथिक मेडिसिन के साथ खा सकते हैं, कोई इंटरैक्ट तो नहीं करेगा, कोई रिएक्शन या साइड इफेक्ट्स तो नहीं होगा। तो नहीं लेडीज, क्योंकि दोनों मेडिसिन अलग अलग प्लेन पे काम करती है। होम्योपैथिक मेडिसिन एनर्जी लेवल पे काम करती है। तो दोनों हम लोग नॉर्मली जैसे ऑलरेडी जो ब्लड प्रेशर है, डायबिटीज़ है, थायराइड है, अगर उनकी मेडिसिन वो ले रहा है पेशेंट्स, तो हम लोग इमीडिएटली कभी स्टॉप नहीं करते हैं। खाली हम उनको सजेस्ट करते हैं कि जब आप एलोपैथिक मेडिसिन खा रहे हैं तभी आप होम्योपैथी की साथ में मत लो, बल्कि थोड़ा सा गैप रखो, एटलीस्ट हाफ एन आवर का, या किसी और टाइम पे ले लो। तो वो आप साथ में ले सकते हो, कोई इश्यूज नहीं है। जैसे जैसे होम्योपैथिक मेडिसिन का इफेक्ट आते जाता है और उसकी रिक्वायरमेंट कम होती जाती है, तो ऑटोमेटिकली एलोपैथिक मेडिसिन की डोजेस खुद ब खुद कम होते जाते हैं, उसकी रिक्वायरमेंट भी कम हो जाती है। तो दोनों मेडिसिन साथ में ली जा सकती है। एक और धारणा है कि अरे बाप रे, होम्योपैथिक मतलब कॉफ़ी नहीं पी सकते हैं, कच्चा कांदा नहीं खा सकते हैं, लहसुन नहीं खा सकते हैं, कितने फूड के रिस्ट्रिक्शंस हैं। तो नहीं, ऐसा नहीं है। एक्चुअली क्या होता है, मेडिसिन हम टंग पे लेते हैं, तो मेडिसिन का जो एनर्जी है वो टंग से एब्जॉर्ब होता है। तो इसके लिए हम सजेस्ट करते हैं कि कोई भी स्ट्रॉन्ग स्मेल है या फूड है, जिस वक्त हम मेडिसिन खा रहे हैं तो वो टंग पे ना हो, टंग क्लीन हो। तो इसलिए खाली 5-10 मिनट आगे और पीछे आपका कुछ भी ना खाएं, ताकि माउथ एकदम क्लीन रहे। उसके बाद भी आप कुछ मेडिसिन लेने के 10 मिनट के बाद में आपको जो खाना है, जैसे खाना है, आप खा सकते हो। कोई भी फूड रिस्ट्रिक्शंस, अनलेस आपकी बीमारी डिमांड करती है, तो होम्योपैथिक मेडिसिन की तरफ से कोई भी फूड रिस्ट्रिक्शंस ज़रूरी नहीं है। एक और बिलीफ ये है कि होम्योपैथिक मेडिसिन जो है वो खाली छोटी छोटी एलिमेंट्स के लिए, जैसे सर्दी खांसी है, स्किन का प्रॉब्लम्स हैं, कोई क्रॉनिक जॉइंट प्रॉब्लम्स हैं, उसमें ही काम आती है। बट ऐसा नहीं है। हमने आईसीयू के भी बहुत सारे डॉक्यूमेंटेड केसेस हैं जहाँ पे आईसीयू के पेशेंट्स, जहाँ पे दूसरे डॉक्टर्स ने हाथ खड़े कर दिए हैं, उसमें भी देके पेशेंट्स को क्योर किया है, बाहर निकाला है। कैंसर के पेशेंट्स में भी यूज़ होती है, और बहुत सारी क्रॉनिक प्रॉब्लम्स हैं जिसमें भी यूज़ हो सकती है। ये खाली सर्दी खांसी या स्किन तक रिस्ट्रिक्टेड है, ऐसा नहीं है। सारी एलिमेंट्स जो भी ट्रीटेबल है वहाँ पर हम इसको इस्तेमाल कर सकते हैं।
अगर इरिवर्सिबल कोई पैथोलॉजी है तो वहाँ पे हम एक लेवल तक रिलीफ देते हैं ताकि पेशेंट जो लाइफ जी रहा है वो एटलीस्ट पेन फ्री हो, और जो क्योरेबल है उसे कंप्लीट क्योर में के लिए यूज किया जा सकता है। आई थिंक आज के बाद में थोड़ा सा आप ओपन अप हो पाएंगे कि होम्योपैथी हम फर्स्ट हैंड में यूज करें, बिना किसी झिझक के, बिना किसी सोच के। ओके, ये सारी बातें तो हमारी हेल्थ, डिजीज और होम्योपैथी को लेके हो गई, क्योंकि हम आज लेडीज प्लेटफॉर्म पर भी हैं और हमारी पूरी लेडीज एक बैकबोन है फैमिली की, रीढ़ की हड्डी है, तो उसको भी पावरफुल रहना, हेल्दी रहना बहुत ज़रूरी है। वो हेल्दी है तो आई थिंक उसकी फैमिली भी हेल्दी है, और अगर फैमिली हेल्दी है तो सोसाइटी, कंट्री, सब कुछ हेल्दी है। सो लेडीज, आप सोचिए कि आप कितने इम्पोर्टेंट हैं, तो आपका तो बनता है कि आप अपने हेल्थ पे सबसे पहले ध्यान दें, बाद में तो सब चीज़ हो ही जाएगी, राइट? सो आई वॉन्ट टू सजेस्ट यू सर्टन थिंग्स कि भाई आप अपनी हेल्थ को सबसे पहले तो प्रायोरिटी में रखिए, और कुछ छोटी छोटी टिप्स देना चाहती हूँ कि भाई ये तो आपको करना ही चाहिए, क्योंकि आप बहुत सारे लोडेड हैं, बहुत सारी चीज़ों के साथ में जिम्मेदारी है आपके ऊपर। आप एक कनेक्शन है फैमिली के अंदर जिसमें सारे मेंबर्स आपसे जुड़ते हैं एक दूसरे से। बच्चों की चिंता है, बुजुर्गों की सेवा है, हस्बैंड की केयर है, सोशल इमेज में इट्स बीन सेड कि भाई आप वर्ल्ड के लिए, आप फेस ऑफ द फैमिली है वर्ल्ड के लिए, आउटसाइड वर्ल्ड के लिए, कि भाई जैसी वो लेडी है, जिस तरह से वो लेडी प्रेजेंट कर रही है या जिस तरह से है, तो उसकी फैमिली भी उतनी हेल्दी या अच्छी होगी, राइट? तो यू आर द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ द फैमिली। सो यू, बिकॉज इतनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती है, तो इट्स वेरी इम्पॉर्टेंट कि आप अपने काम को प्लान करें, सेट द बाउंड्रीज, यानी आप क्या करने वाले हो, कैसे करने वाले हो, इतने टाइम में आपको काम खत्म करना है, ये मेरा फ्री टाइम रहेगा, ये टाइम में। सो वंस यू प्लान योर सेल्फ, यू विल बी लेस बर्डन, एंड लेट अदर ऑल्सो नो इन द फैमिली कि यू हैव केप्ट दीज बाउंड्रीज ऑफ टाइम फॉर योर सेल्फ। इस टाइम में ये काम होगा, इस टाइम में यही काम होगा, so that you are less burdened, you have little more time for your relaxation. फैमिली की चिंता करना बहुत अच्छी बात है। तो फैमिली की चिंता करने का मतलब ये नहीं होता है कि आप पूरा दिन अपने आप को सिर्फ काम में ऑक्यूपाइड करके रखें। काम के साथ में बहुत ज़रूरी है कि उनके साथ कनेक्ट भी होइए, उनके साथ खेलिए, उनके साथ खाना खाइए, उनके साथ टाइम स्पेंड करिए। सिर्फ किचन में रहना या दूसरे काम करने में ही अपने आप को बिजी रखना ज़रूरी नहीं है। इट्स वेरी इम्पॉर्टेंट कि आप जब कनेक्टेड रहेंगे तो वो लोग भी आपसे कनेक्टेड रहेंगे। आपको होने वाली कोई भी प्रॉब्लम्स होगी तो उनको भी समझ में आएगी और उनकी प्रॉब्लम्स आप भी समझ पाएंगे। इसलिए बहुत ज़रूरी है कि सबके साथ टाइम स्पेंड करें। लेडीज, आप लोग इतने इम्पोर्टेंट है तो यू नीड टू लव योर सेल्फ। अपने आप को प्यार करें और अपने साथ टाइम स्पेंड करें। कभी स्पा दीजिए, मसाज लीजिए, पार्लर जाइए, म्यूजिक सुनिए, शॉपिंग करिए, पर अपने आप को पैम्पर करिए, क्योंकि आप उसके वर्थ हैं, आप डिजर्व करती हैं। सो डू पैम्पर योरसेल्फ, गिव योरसेल्फ दैट टाइम। yes, so I think from now onwards you should start doing those stuff कि भाई अपने आप के लिए अपनी आज अपॉइंटमेंट्स बुक कर लो नेक्स्ट वीक के लिए, ये हमको यहाँ स्पा जाना है, यहाँ मसाज करना है, ये डेफिनेटली करना है हमको। दैट्स ओके। आई थिंक
हमारी लेडीज़ बहुत बहुत समझदार हैं एंड दे विल लव टू डू ऑल दिस थिंग, सो दे विल डेफिनेटली डू इट. आस्क फॉर द हेल्प, है ना. अगर आप कभी किसी काम से ओवरबर्डन हो रहे हैं तो डेफिनेटली आप पूछिए, मांगिए, बच्चों से हेल्प मांगिए, घर वालों से हेल्प मांगिए, क्योंकि जब तक आप नहीं मांगेंगे तब तक आपको नहीं मिलेगी. सो डू आस्क. ओके. देन मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग कि जब भी आपके बॉडी में कोई भी छोटे छोटे सिम्टम्स आते हैं तो वो आपको इग्नोर नहीं करने हैं. प्लीज पे अटेंशन टू दैट एंड मेक श्योर दैट अगर वो परसिस्ट कर रहे हैं आपकी बॉडी में तो उनके ऊपर आपको ध्यान देना है. और डोंट वेट कि भाई आपके हस्बैंड आएंगे या कोई फैमिली मेम्बर पूछेगा तब जाके हम डॉक्टर को कंसल्ट कर रहे हैं. अगर कोई चीज़ कंटिन्यूसली है तो आप उसकी सलाह लीजिए और उसका जल्दी से जल्दी ट्रीटमेंट कराइए, क्योंकि अर्लियर द बेटर. जितना जल्दी जाएंगे उसका इलाज भी उतना जल्दी होगा और उसकी रिकवरी भी उतनी जल्दी होगी. आई थिंक देर आर सम क्वेश्चंस, देर आर फ्यू पॉइंट्स मैं आपको बताना चाहती हूँ, उसके बाद आई विल टेक अप ऑल द क्वेश्चंस जो सबके हैं. सो ओनली 1 or 2 मोर पॉइंट्स, जैसे कि जो लेडीज 40 प्लस हैं, प्लीज गो एंड गेट योर 1 बॉडी चेकअप, कंप्लीट बॉडी चेकअप एटलीस्ट वंस अ ईयर. और कोई इश्यूज आपको हैं, जो अगर कुछ प्रॉब्लम्स नजर आती है तो उनको ज़रा ज़्यादा ध्यान दीजिए कि भाई हाँ उसका थोड़ा रेगुलर चेकअप्स हो जाए. बाकी जनरल चेकअप्स आप थोड़ा डिले कर सकते हैं, लेकिन एटलीस्ट 40 के बाद में एक बार आपका कंप्लीट बॉडी चेकअप होना चाहिए, इंक्लूडिंग द फीमेल इश्यूज होते हैं, फीमेल प्रॉब्लम्स होती हैं, उनको लेकर भी वो जो स्पेशल टेस्ट होते हैं वो सारे करवाने चाहिए. एंड डू एक्सरसाइज, क्योंकि मोस्ट ऑफ द टाइम कैसा होता है ना, सारे के सारे लोग जागते हैं जब ऑलरेडी बीमारी शरीर में सेट इन हो जाती है. सो प्लीज लेडीज, आई सजेस्ट यू कि डोंट वेट कि कोई बीमारी आपके बॉडी में सेट इन हो उसके बाद में हम एक्सरसाइज करना या ध्यान देना शुरू करें. एक्सरसाइज इज मस्ट फॉर योर बॉडी. अगर आप एक्सरसाइज करेंगे तो आपके मसल की स्ट्रेंथ, जो नॉर्मली एज के साथ थोड़ी थोड़ी कम होती है, तो वो मेंटेन रहेगी और आपको एक एज के बाद में जो कामों में डिफिकल्टीज होती है वो सारी चीज़ें, प्रॉब्लम्स नहीं आएंगी. राइट. एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, कि अगर कोई प्रॉब्लम आती है तो प्लीज़ एक्सेप्ट दोज प्रॉब्लम्स, क्योंकि जब तक आप उसको समझेंगे ही नहीं, एक्सेप्ट ही नहीं करेंगे, तो उसकी ट्रीटमेंट तो डेफिनेटली बहुत दूर की बात है. तो प्लीज़ उसको इग्नोर मत कीजिए, उसे एक्सेप्ट कीजिए और फिर उसके बाद में आप उसके लिए क्या बेहतर कर सकते हैं उसको ज़रूर 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 यूज़ करिए. आई थिंक यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस हैं सबके. पहला सवाल है, हाउ टू इंक्रीज द हाइट. ओके. सो हाइट को इंक्रीज करने के लिए सबसे पहले तो बहुत ज़रूरी है कि हमारी बॉडी में हाइट एक एज तक होती है, जब तक वो बोन के फ्यूजन्स नहीं हो जाते हैं तब तक हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि वो हाइट बढ़ सकती है. तो ये बहुत पहले जानना ज़रूरी है कि ये इस पर्सन की एज क्या है और इसके साथ में कोई और फिजिकल प्रॉब्लम्स तो नहीं है जो हाइट को अलाउ नहीं कर रही है बढ़ने के लिए. उसके हिसाब से फिर वो असेस करने के बाद में ही समझा जा सकता है कि उसके लिए क्या क्या कर सकते हैं. डेफिनेटली होम्योपैथी तो हेल्प करती ही है, लेकिन अगर कुछ छोटी चीज़ें हैं जो इंटरफियर कर रही है तो पूरा कंप्लीट टोटलिटी देखने के बाद, समझने के बाद में हम उसका लाइन ऑफ ट्रीटमेंट डिसाइड कर सकते हैं. दवाइयों के साथ में और क्या क्या, कोई सप्लीमेंट है या कोई और चीज़ें हैं जो अगर उसमें अड़चन आ रही है तो वो हम उसको दूर करके डेफिनेटली इसके पर काम कर सकते हैं. सेकेंड क्वेश्चन है, कैन इम्यूनिटी बी इंक्रीज्ड. यस, 100%. होम्योपैथी का काम ही वही है कि वो बेसिक
डायनामिक लेवल पे काम करती है, आपके अंदर से आपकी इनर स्ट्रेंथ को बढ़ाती है, और दैट्स हाउ बीमारियां भी बाहर निकल जाती। तो इट्स नॉट डायरेक्टली वी आर वर्किंग ऑन डिजीज, बट द बेसिक इम्यूनिटी लेवल, कोर लेवल, और उसके बाद में आपके 2-3 जो भी प्रॉब्लम्स है वो धीरे धीरे बट इट डज टेक टाइम, क्योंकि इट इज अगर सालों के डैमेजेस रहते हैं तो उसको वहां से रिकवर करने में थोड़ा सा वक्त देना पड़ता है। पीरियड प्रॉब्लम्स, सो आई थिंक पीरियड्स का इशू आज के टाइम में बहुत बहुत ज़्यादा हो गया है। आई थिंक मैं इसको एज ग्रुप में भी कैटेगराइज नहीं कर सकती हूँ, क्योंकि बच्चियाँ ऑलरेडी स्टार्ट होती हैं तो बहुत सारी प्रॉब्लम्स के साथ में स्टार्ट होती है। स्टार्टिंग में उनको बहुत सारे पीरियड इश्यू आते हैं, पीसीओएस के इश्यूज बहुत कॉमन हो गए हैं। एवरी सेकेंड गर्ल इज सफरिंग फ्रॉम पीसीओएस टू द मेनोपॉज तक, इरेगुलर ब्लीडिंग्स। तो अगेन ये एक हार्मोनल इश्यूज है, समझिए इस चीज़ को कि ये हार्मोन जब डिस्टर्ब होते हैं तो पीरियड्स के इशू आते हैं। तो पीरियड्स उन हार्मोन्स को जब तक हम वापस बैलेंस में नहीं लाते हैं तब तक पीरियड्स के इशू सेटल नहीं होते हैं। तो उसके पीछे क्या रीज़न है, क्यों वो डिस्टर्बेंस आ रहे हैं, वो समझना बहुत ज़रूरी है। थायराइड्स के इशू हैं या और कोई इश्यूज हैं, न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसीज हैं, क्या चीज़ें हैं जो उस चीज़ को डिस्टर्ब कर रही है। हाँ, एज ए हेल्थ, जैसे मैंने आपको जनरली बताया कि हमारी सोच, हमारे थॉट प्रोसेस, हमारे स्ट्रेस का डायरेक्ट इफेक्ट होता है हमारे हॉर्मोन्स के ऊपर। सो अगर हम वहाँ पर बैलेंस ला सकते हैं, वहाँ पर हम अपने आप को थोड़ा सा डी स्ट्रेस करके, रेगुलर एक्सरसाइज करके, अगर वेट आपका बहुत ज़्यादा है तो वेट को कंट्रोल में कर कर, डाइट को थोड़ा सा आप अगर बहुत आपका इरेगुलर डाइट है या बहुत हेवी डाइट है तो उसमें चेंजेस लाकर आप कुछ हद तक उसको मेंटेन कर सकते हो, मैनेज कर सकते हो। और अगर उसके बाद भी नहीं होता है तो होम्योपैथी इज़ ऑलवेज देयर टू हेल्प यू। उसमें हार्मोनल लेवल पे होम्योपैथी का बहुत अच्छा होल्ड है, बहुत अच्छे रिजल्ट्स आते हैं उसके ऊपर। सो दैट कैन बी डन, बट बेसिक लाइफस्टाइल, बेसिक डाइट, एक्सरसाइज, माइंडसेट, अपने आप को शांत रखना, ये बहुत बहुत ज़रूरी है। फिर एक सवाल है कि घुटना बहुत दुखता है। सो आई प्लीज़, अगर आप लोग कोई एक स्पेसिफिक आंसर्स एक्सपेक्ट करते हैं तो साथ में थोड़ी डिटेल, जैसे एज आपकी क्या है, कितने टाइम से तकलीफ़ है, कितनी तकलीफ़ है, थोड़ा सा अगर कोई स्पेसिफिक आंसर एक्सपेक्ट कर रहा है तो थोड़ी सी डिटेल भी डालिए। हाँ, आई कांट हियर यू। So again, arthritis is a next commonest problem. घुटने में दर्द है तो अगेन जो मैंने आपको पहले भी बताया कि हम लोग प्रॉब्लम सेट इन होने के बाद सोचते हैं, अगर हमने थोड़ी एक्सरसाइज या थोड़ा सा अपने आप को मेंटेन शुरुआत से किया होता तो ये इश्यूज आज नहीं देखने पड़ते हैं। बट इट्स ओके, जब आ गई है तो आ गई है, तो डेफिनेटली हम होम्योपैथी से इसको हेल्प कर सकते हैं। साथ में कुछ एक्सरसाइज, कुछ फिजियोथेरेपी की ज़रूरत लगेगी, बट हम इसको, हाँ, अगर आपको बहुत अक्यूट पेन है घुटने में तो प्लीज़ एक्सरसाइज या वॉकिंग मत करिए, तुरंत डॉक्टर से कंसल्ट कीजिए, क्योंकि आपको अगर अंदर बहुत सूजन है तो उसको उस लेवल पे पहले हैंडल करना ज़रूरी है, अदरवाइज हम ज़्यादा नुकसान करेंगे घुटने के लिए। और अगर आपका मतलब वो आपके घुटने की स्थिति को देखकर ही समझा जा सकता है कि आप क्या कर सकते हो और क्या नहीं कर सकते हो। अगर स्वेलिंग बहुत ज़्यादा है तो प्लीज़ ज़्यादा वॉक भी नहीं करनी है।
बट फिजियोथेरेपी इज मस्ट, आपको वो करनी ही होगी। और इसके साथ में अगर बहुत ज़्यादा वेट है तो आई डोंट एक्सपेक्ट कि आप बहुत सारा वेट सडनली रिड्यूस कर सकते हैं, लेकिन थोड़े बहुत डाइट में चेंजेस करके आप थोड़ा बहुत उसको थोड़ा माइल्डर फॉर्म में कर सकते हैं। बट एट द एंड पूरा केस को असेस करना बहुत ज़रूरी है उस केस में। ठीक है। हाँ, हेयर फॉल, शुगर लेवल, ब्लड प्रेशर, आई थिंक ये सारी चीज़ें हम हैंडल कर सकते हैं। बट यस, हेयर फॉल के लिए सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट है कि हमारी जो केमिकल ट्रीटमेंट्स हैं, जो बहुत कॉमन हो गई है, हमें खूबसूरत लगना है, वेडिंग में एकदम टिप टॉप बन के जाना है, तो हम इतना सेल्फ इंड्यूस ट्रीटमेंट कर लेते हैं उसके साथ में केमिकल ट्रीटमेंट, कि बालों का पूरा टेक्सचर खराब हो जाता है। सो आई एम नॉट सेइंग कि आप मत करवाइए, लेकिन आप उसके डैमेज को भी देखिए और उसके बाद में उसकी रियल में कितनी रिक्वायरमेंट है उतना ही करिए। और एट द एंड हेयर को अंदर हेल्दी रखने के लिए हमारी इंटरनल हेल्थ बहुत इम्पॉर्टेंट है। प्रोटीन डाइट, बैलेंस डाइट, एक्सरसाइज, ये सारी चीज़ें बहुत ज़रूरी है। खाली ऑयल मसाज या और दूसरी चीज़ें बहुत ज़्यादा हेल्प नहीं कर पाएंगी। अंदर से उसको रूट से हेल्दी करना बहुत ज़रूरी है, तो ही वो कम्प्लीटली आपका हेयर फॉल का प्रॉब्लम सॉल्व हो सकता है। शुगर लेवल, ब्लड प्रेशर भी होम्योपैथी से रिकवर होता है, काफ़ी हद तक कंट्रोल हो जाता है। कुछ पेशेंट ऐसे भी हैं मेरे पास में जिन्होंने जिनके शुगर लेवल दवाइयाँ 100% बंद नहीं हुई है, लेकिन काफ़ी कंट्रोल में आ गई हैं, मिनिमल रिक्वायर्ड मेडिसिन पे वो काम कर रहे हैं। सो विद टाइम मुझे लगता है वो भी शायद बंद हो जाएगी। देन चेस्ट पेन, लेफ्ट ब्रेस्ट में अगर पेन है तो आई थिंक ये क्यों हो रहा है, आई थिंक यू नीड टू गेट एग्जामिन्ड कि ये पेन क्यों आया है। अगर आप 59 की एज है, आप ऑलरेडी मेनोपॉज में पहुंच चुकी हैं, और अगर कुछ नया पेन है, उसमें से कोई डिस्चार्ज है, तो एग्जामिनेशन इज मस्ट, मैमोग्राफी इज मस्ट to see why there is a pain. It can be some alerting sign also. Then सवाल है, मुझे मन का है, बेटी समय पीछे से हड्डी की आती है, लेफ्ट पाँव की हड्डी भी बड़ी हुई है। सो अगेन आई थिंक आपको काफ़ी सारे ऑर्थोपेडिक इशू है। आई थिंक ऑर्थोपेडिक इशू ना लेडीज मोस्ट ऑफ द टाइम, सबसे पहले है ना, बोन्स जो है हमारा बॉडी का स्ट्रक्चर बनाते हैं और मसल उसको स्ट्रेंथ देते हैं। तो जब हमारे मसल सिस्टम जो है ना, जब वो वीक होता है, अनलेस कि कोई डायरेक्ट इंजरी हो या कोई बीमारी की वजह से कोई इशू आया हो, इट्स अ डिफरेंट थिंग, बट अदरवाइज ये मस्कुलर वीकनेस का रीज़न सबसे ज़्यादा होता है। 90% लेडीज़ में सिस्टम वीक होता है क्योंकि वो अपनी भागदौड़ वाली ज़िंदगी में इतनी बिजी हो जाती हैं कि अपने पर कभी ध्यान नहीं दे पाती, एक्सरसाइज, वॉकिंग उनकी लाइफ में नहीं हो पाती है, और जो मसल्स यूज़ में नहीं आते हैं वो सारे मसल धीरे धीरे वीक होने लगते हैं, या फिर कुछ मसल्स जो होते हैं वो हम ओवर यूज़ कर लेते हैं तो वो भी स्ट्रेन हो जाते हैं। तो इसके लिए वो सिस्टम को बैलेंस में करना बहुत ज़रूरी है और उसकी डेप्थ में जाना ज़रूरी है। अगर ऑलरेडी वीक है तो उस पर धीरे धीरे काम करके उसे फिर से एक स्ट्रेंथ लेवल पे लाया जा सकता है, बट यू नीड टू हैव सम पेशेंस एंड यस, होम्योपैथी डू हेल्प टू रिकवर फ्रॉम दैट थिंग। मतलब यानी जो आप मेहनत कर रहे हैं
वहाँ से रिकवर होने में मदद करती है। आप जल्दी बाहर वो स्ट्रेंथ को पा सकते हैं, जल्दी रिकवर हो सकते हैं। फ्रेंड्स, लेडीज़, एक बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ मैं आप लोग को बताना चाहती हूँ कि होम्योपैथी सबके लिए हेल्प करती है, बहुत सारी प्रॉब्लम्स में हेल्प करती है, बट ये इसमें मेडिसिन बीमारी के हिसाब से नहीं होती है। कोई भी बीमारी के लिए, यानी समझो आर्थराइटिस है तो सारे आर्थराइटिस के लिए सेम दवाई नहीं होती है। इट इज़ डिफरेंट फ्रॉम पर्सन टू पर्सन। यानी अगर दो लेडीज़ आकर बैठती हैं और दोनों को आर्थराइटिस है तो दोनों के तकलीफ का कारण और तकलीफ का तरीका दोनों अलग होता है। तो उसके हिसाब से और उनके इंडिविजुअल बिहेवियर सारे अलग होते हैं। तो जो मेडिसिन होती है वो प्योरली इंडिविजुअल होती है, सबका एक इंडिविजुअल पैकेज होता है, डोसेज होता है। सो इट कैन नॉट बी सेम मेडिसिन फॉर ईच एंड एवरी वन। हमें हर केस को नए तरीके से पूरी तरह से समझना होता है, उसके हिसाब से उनके कॉम्बिनेशन, उनके डोसेस डिसाइड होते हैं और उसके हिसाब से उनको ट्रीटमेंट देनी पड़ती है। सो इट इज़ प्योरली वेरी इंडिविजुअल ट्रीटमेंट। किसी भी एक बीमारी की सिंगल सबके लिए, जैसे फीवर के लिए क्रोसिन ले ली, उस तरह से नहीं होता है। हर एक की बीमारी के लिए अलग अलग दवाई और अलग अलग कॉम्बिनेशंस होते हैं। आई थिंक इट्स 3:30. एनी मोर क्वेश्चंस? आप इसके बाद भी किसी को और कोई भी सवाल है जो यहाँ नहीं पूछ सकता है, आप मुझे डायरेक्टली कॉल करके पूछ सकते हैं, व्हाट्सएप कर सकते हैं। आई एम रेडी टू हेल्प एनी टाइम। अगर आपको खाली क्वेरीज हैं, कोई डाउट्स हैं, तो भी आप मुझे कॉल करके पूछ सकते हैं। ऐसा ज़रूरी नहीं कि आपने मुझे कॉल किया तो मुझसे ट्रीटमेंट लेना ही पड़ेगा, बिल्कुल नहीं। आई एम ऑलवेज रेडी टू गाइड यू, क्लियर योर डाउट्स एनी टाइम। सुभद्रा जी, मेरा क्लिनिक सांता क्रूज मुंबई में है और मेरा नंबर मेवाड़ सखी पे है। आप मुझे मैसेज कर दीजिए, आपको कोई भी डिटेल्स चाहिए तो मैं आपको व्हाट्सएप कर दूंगी। मेरा नंबर डाल दो ना, डॉक्टर पुष्पा का। प्रीति जी, और कोई कुछ जानना चाहता है? अदरवाइज आई थिंक आज का टाइम हो गया है। तो आई वुड लाइक टू थैंक्स द होल ऑडियंस। आप लोग काफ़ी एक्टिव थे और काफ़ी इंटरेक्शंस रहा, तो मुझे बहुत अच्छा लगा आप लोगों के साथ में बात करके। एंड थैंक यू मेवाड़ सखी कि आपने मुझे इतनी प्यारी ऑडियंस दी है। थैंक यू सो मच। प्रीति जी, शुड आई लॉग ऑफ? मेवाड़ सखी, थैंक यू सो मच मनीषा मुझे सुनने के लिए। थैंक यू पिस्ता जी। Oh, thank you Tarun to join this platform and listening to me. Thank you so much. चैट बॉक्स में नंबर, रूपल जी चैट बॉक्स में नंबर डाला है, आप देख सकते हैं। यस, थैंक यू मीना जी, थैंक यू प्रीति जी, थैंक यू लता जी, लता भाभी जी, थैंक यू मेवाड़ सखी, थैंक यू। सो बाय बाय, सी यू सून।